अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरॉम के साथ मैं अफजल यूबी। नाज़रीन 2023 मुआशी हवाले से कैसा रहा, बिजनेस एक्टिविटी कैसी चलती रही, टैक्स टारगेट क्या रहे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या सूरत हाल रही, टैक्स टारगेट कैसे पूरे हुए और किस तरह रखे गए, इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे 2023 के हवाले से। और गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाहिद अतीक चौधरी साहब। आप सीनियर नायब सदर हैं पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के, साबिक सदर रह चुके हैं लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन के। उनके साथ मौजूद हैं उमर जहीर मीर साहब, आप मेंबर हैं ग्लोबल टैक्स फोरम के और चेयरमैन है MNP कमेटी के, ACCA हैं। जाहिद अतीक चौधरी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। जरूर 2023 को मुआशी तौर पे आप किस तरह देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूबी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई अहम मौजू पे बात करने के लिए आपने स्टूडियो में इनवाइट किया। आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो जो मुआशी सूरत हाल है वो तो हम सब जानते हैं कि मायूस कुन रही है। उसमें कुछ हमारे लोकल फैक्टर्स भी थे और कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी थे। अगर आप इंटरनेशनल फैक्टर्स की बात कर लें तो बुनियादी तौर पे जो रशिया और यूक्रेन वॉर शुरू हुई थी तो इसने पूरी दुनिया को जो है मुतासिर किया। उसमें गुड्स की सप्लाई के वाले से भी प्रॉब्लम थी, प्राइसेस के वाले से भी प्रॉब्लम थी, और इसी तरह से जो है सप्लाई चेन्स के इशू थे। और पाकिस्तान के जो मुकामी मसाइल हैं उसमें आपको पता है कि हमारे यहाँ जो है वो एक्सपोर्ट्स बड़ी कंप्रोमाइज्ड हैं, और जो एक्सपोर्ट का और फॉरेन रिमिटेंस का फ़्लो है वो हमारी जो इंपोर्ट की ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाता। इस तरह से हमें जो है वो चूँकि रॉ मटेरियल्स लोकल इंडस्ट्री के लिए पूरे नहीं हमारे पास हो सके, तो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसने सफ़र किया है। और वो आपने देखा स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी कहा कि तकरीबन अराउंड 5% जो है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने माइनस ग्रोथ की है। जी। और पहले भी मैं आपके प्रोग्राम में ये बात करता रहा हूँ कि दुनिया की अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो जिन ममालिक में नुकसान हुआ है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हुआ है। और डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के 3-4 फैक्टर पूरी दुनिया के ममालिक में कॉमन है। उनके यहाँ पावर नहीं थी, और अगर थी तो वो बड़ी एक्सपेंसिव थी नेबरिंग कंट्रीज़ कंपेयर कर लें उनसे। और एक उनके जो इंटरेस्ट और मार्कअप्स थे लिक्विडिटी शॉर्टेज की वजह से बहुत ऊपर चले गए थे, और इसी तरह से उनके यहाँ जो है वो ट्रेड डेफिसिट के बड़े मसाइल थे। तो ये सारे बदकिस्मती से जितने भी फैक्टर हैं ये साइमल्टेनियसली पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ जो है वो पावर जो है वो हमारे नेबरिंग कंट्री से तकरीबन 3 टाइम महंगी है। जी। और इसी तरह से आपका जो मार्कअप है वो आपके जो नेबरिंग कंट्री है उनसे ऑलमोस्ट डबल है कुछ। और इस जो है हायर मार्कअप के ऊपर भी बिजनेसमैन को पैसा फाइनेंस अवेलेबल नहीं है बैंकों से। क्यों? कि सारा पैसा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोरो कर लिया है। तो जो पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक्सटर्नल सपोर्ट, फाइनेंस, लोन, आपकी जो दीगर कमिटमेंट्स थी वो ऑनर ना हुई, तो वो फिर सारा लोड शिफ्ट हुआ डोमेस्टिक बोरिंग पे। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को लॉ के नीचे रह के बोरो करने की लिमिट है आपने उसको भी क्रॉस किया। और इसी तरह से फिर एक जो और नुकसान पहुंचा वो पाकिस्तान में एक फ्लड है। आपने देखा उस फ्लड ने पाकिस्तान में बहुत एक मेगा लॉस किया, और वो उस नुकसान की वजह से एग्रीकल्चर की प्राइसेस भी और इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री भी उस रीजन की बड़ी अफेक्ट हुई। तो मजमूई तौर पे ये सारी सूरत हाल ने मिल के पाकिस्तान के अंदर कोई इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं क्रिएट की जिसको कोई तसल्ली बख्श कहा जा सके। 2023 का जो बजट था उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए यूबी साहब, अगर टैक्स के पैसे इकट्ठे करने को आप बजट कहते हैं तो उस बजट की कोई प्रोजेक्शंस नहीं होती। जब आप टैक्स के रकम से कभी मुमालिक नहीं चलते, मुल्क चलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ से। और टैक्सेस अगर तो ग्रोथ की वजह से आए तो फिर ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होती है। और अगर टैक्स रेट्स बढ़ा दें और वो वैल्यूएशंस जिस पर टैक्स लग रहे हैं उनको बढ़ा दें और टैक्स का इंसिडेंस डबल कर दें तो टैक्स तो इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन ये टैक्सेस जो हैं फिर आपकी एंटी इकोनॉमिक एक्टिविटी होते हैं और ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं। अच्छा, तो ये जो आप समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से ये टैक्स टारगेट पूरे नहीं हो रहे जो FBR कह रहा है हमने 40 अरब ज्यादा इकट्ठा कर दिया, ये सिर्फ टैक्स रेट बढ़ाने की वजह से? जी, उसमें दो तरह से है। कुछ तो डायरेक्ट टैक्सेशन में तो FBR ने अपनी प्रोग्रेस दिखाई है और डायरेक्ट टैक्स का जो इंक्रीज़ है उसमें FBR की कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो तो आपकी इन्फ्लेशन की वजह से और डीवैल्यूएशन की वजह से ऑटोमेटिक 30-40% बढ़ गए हैं। जो इंपोर्ट की ड्यूटी पहले आपके 200 रुपये डॉलर के हिसाब से जाती थी, अब 300 रुपये डॉलर के हिसाब से जा रही है, तो वो ऑटोमेटिकली 30% इंक्रीज़ हो गया। तो डीवैल्यूएशन और जो इंटरनेशनल प्राइसेस का इंक्रीज़ है इसने आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के पूल को बढ़ाया है। हाँ, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर FBR की जो एफर्ट्स हैं वो काबिल दीद हैं, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि ये FBR की ड्यूटी भी बनती है और इससे ज़्यादा करने की गुंजाइश मौजूद है। करंट अकाउंट खसारा भी सरप्लस हुआ है 2023 में। यूबी साहब, एक्चुअली इंपोर्ट रोकने की वजह से, रोकने की वजह नहीं है, आपके पास डॉलर ही नहीं है तो आप इंपोर्ट करेंगे क्या?
इंपोर्ट अगर तो आप लग्जरी आइटम्स की और ऐसी गुड्स की जो आपकी फिनिश गुड्स हैं जिसका ऑल्टरनेट यहाँ अवेलेबल है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो ये बात अप्रिशिएबल है। अगर आपके रॉ मटेरियल्स नहीं आ रहे और आप रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट में 40% डिप है तो फिर आप समझ लें कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और आपकी प्रोडक्टिविटी किधर गई है। तो जो इंडस्ट्री को आम माल चाहिए वो नहीं आ रहे जनाब। तो वो इसलिए नहीं आ रहे कि बैंकों के पास डॉलर नहीं है। तो चूंकि डॉलर्स नहीं है तो फिर चूंकि जो इंडस्ट्री लाइक 100 मेट्रिक टन पे काम कर रही थी अब वो 40 मेट्रिक टन पे कर रही है तो उस कंट्रीब्यूशन इसी तरह से फिर अगर आपने इंपोर्ट बंद किया था एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहिए था। आप समझते हैं 2023 में एक्सपोर्ट हमारी एक्सपोर्ट जो है ना यूबी साहब वो एक दिन में नहीं बढ़ती। इसके लिए एक ओवर द पीरियड स्ट्रेटजी होती है और आपके पास इस वक्त अगर आप अपनी टेक्सटाइल या आपकी जो दीगर 5 मेजर कंट्रीब्यूटर हैं, कारपेट्स हैं, ये सर्जिकल आइटम है, स्पोर्ट्स आइटम है, इनको छोड़ दे तो हमारे पास जो गुंजाइश है वो आईटी में है। क्योंकि हमारी प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि ये हमारा एक्सपोर्टर जो है रीजन में बांग्लादेश इंडिया को compete करने के मुकाबले में नहीं है। तो उनकी अटमोस्ट कोशिश है जो वो कोशिश कर रहे हैं और जितनी एक्सपोर्ट की प्रोसीड ला रहे हैं उसको ऊपर ले जाना इतना आसान काम नहीं है। एक कनेक्शन बनाने में गवर्नमेंट्स का किरदार होता है जो बदकिस्मती से हमारी हुकूमत अदा नहीं कर रही। उमर ज़हीर मीर साहब 2023 में इलेक्शन होने थे, चलो वो तो नहीं हुए। मुआशी तौर पर ये इलेक्शन का साल था 2023, आवाम को रिलीफ मिलना था, क्या वो रिलीफ मिला और मुआशी तौर पे हम इस साल को स्ट्रॉन्ग कर पाए? कुछ हमारी अपनी भी करनी है, कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, कुछ क्या है सानू भी मरंदा शौक। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारे इश्यूज़ जो हैं बिल्कुल रशिया यूक्रेन वॉर ने बहुत इम्पेक्ट किया ग्लोबल सप्लाई चेन को, जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस एक्सेसिबरेट हुई, डिमांड सप्लाई इम्पैक्ट हुई, प्राइसेस क्रैश हुई, सारा कुछ हुआ। लेकिन जो हमारी मैनेजमेंट थी, याद रखें, इससे एक बड़ा क्राइसिस आया था दुनिया में कोविड का। सही कह रहे हैं आप। अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट जारी की है पिछले साल के लास्ट क्वार्टर में कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट की कम हुई है 0.6% से। इसका ज़रा मतलब समझिए, आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो अनरजिस्टर्ड है वो 20 से भी ऊपर जाती है। चलिए गवर्नमेंट के फिगर उठा लें, आपको कम से कम उतनी ग्रोथ चाहिए होती है कि आप जिस गुर्बत के लेवल पे हैं वो मेंटेन करें। सही करें। 0.6% इकोनॉमी श्रिंक होने का मतलब समझते हैं यूबी साहब? जी जी। कि आप जिस गुर्बत के लेवल पे हैं उससे भी नीचे गिरे हैं, कि खाने वाले मुंह हाथ ज़्यादा हैं, आमदनी आपकी कम हो गई है। सही कह रहे हैं। आपके घर में अफराद बढ़ गए हैं लेकिन आपकी आमदनी और गिर गई है। जी जी। मैं आपको वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से इसका एक जवाब देता हूँ। अब मैं एग्जैक्ट वर्ल्ड बैंक का एक फिगर आपको कोट करने लगा कि हमारा जो गुर्बत का लेवल है ना जी, ये वर्ल्ड बैंक कह रहा है 12.5 मिलियन नए पाकिस्तानी गुर्बत की हद से नीचे गए हैं पिछले साल में, 1.25 करोड़ नए पाकिस्तानी। और ये ऑलरेडी जो हद है उनके मुताबिक पिछले फाइनेंशियल ईयर में 34% थी जी जी। और अब ये बढ़ के 39.4% हो गई है। तो इससे बड़ा डैमनिंग एविडेंस आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का कोई नहीं हो सकता, जिसका मकसद होता है लोगों को गुर्बत से निकालना, अपलिफ्ट करना। जी जी। अच्छा, इसमें पॉलिसी फैक्टर्स जो हैं, क्या हम बेहतर कर सकते थे चीज़ें, मैं इस पर स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपको कोट कर देता हूँ। उसमें खुद ही कोई ऐसा राज तो है नहीं, लेकिन बेहतर है कि हम ये इदारों की लैंग्वेज में बात करें कि उसमें कोई शक शाइबा नहीं रहता कि शायद ये किसी की अपनी राय है, इंस्टीट्यूशनल राय आ जाती है ना। स्टेट बैंक ने जी, मैं एग्जैक्ट आपको कोट करने लगूँ, पहले उनकी अंग्रेज़ी ही सुना देता हूँ फिर तर्जुमा आपके नाज़रीन के लिए। और ये उन्होंने तो बात की है कि आगे फ्यूचर में हम बेहतर करेंगे, लेकिन उससे राज डीकोड होता है कि जो पहले बेहतर किया जा सकता था और नहीं किया, जिसके नतीजे में बेड़ा गर्क हुआ। जी, वो कहते हैं जी, द विड्रॉवल ऑफ गाइडेंस ऑन इम्पोर्ट प्रायोरिटाइजेशन alongside gradual ease in foreign exchange position is expected to somewhat ameliorate the supply chain situation and lift growth in large scale manufacturing as well as export. So basically अपने ख़िलाफ़ क्या FIR कटवा रहे हैं, रिपोर्ट करा रहे हैं कि जो हमने पॉलिसी ली थी ना डॉलर को रिस्ट्रिक्ट करने की, इम्पोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने की, उसकी वजह से हमने अपनी मईशत का सत्यानाश कर दिया, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का सत्यानाश कर दिया। फिर उसके बाद जो हमारी कॉटन और राइस की प्रोडक्शन थी, कुछ तो कुदरती फैक्टर थे, कुछ जो हम मैनेज कर सकते थे वो भी हमने नहीं किया, उसका बेड़ा गर्क हो गया। 650 हम अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी अगले साल वो थोड़ी सी रीबाउंड हो और हमें कोई उसमें इकोनॉमिक रिजल्ट नज़र आए। तो चीज़ ये है कि इससे बड़े डिज़ास्टर में तो पाकिस्तान की इकोनॉमी फिर भी ग्रो की गई थी 0.5%, 2%, जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी श्रिंक हो रही थी। सही कह रहे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी श्रिंक हुई थी, इंडिया की एट द पीक ऑफ कोविड 20% श्रिंक हुई थी, -20%। सही कह रहे हैं। ठीक है, अभी इंडिया की ग्रो हुई है, चाइना की ग्रो हुई है, अमेरिका की ग्रो हुई है, हम -6 करा बैठे हैं।
तो फिर इसका मतलब है कुछ हमारी मैनेजमेंट में इशू था। लेट्स बी फ्रैंक, पॉलिसी में फर्क था या बिल्कुल जी, हमारी पॉलिसी मिस मैनेजमेंट की मिसाल थी। देखें, अगर आपके पास डॉलर कम है, आपने फोकस करना है डॉलर का हासिल आने, आपने ये तो नहीं करना मैं खाना पीना बंद करा दूं। आपके घर में गुर्बत है, आप कहेंगे जाओ 2 नौकरियां करो, जाओ थोड़ा सा कारोबार करो, कि आप कहेंगे बेटा बस घर को ताला लगा के अंदर बैठ जाओ, भूखे बैठे रहो जब तक मर ना जाओ। इसका तो ना आप ग्रो कर सकते हैं ना सर्वाइव, ये तरीका नहीं होता। इसको मैनेजमेंट नहीं कहते, इसको मिस मैनेजमेंट कहा जाता है। आगे आपने कैसे जाना है, देखें ये चैलेंजेस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो एलिफेंट इन द रूम है ना, जिसकी हम बात नहीं कर रहे, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बिजनेस कॉन्फिडेंस है। वो आपका तब तक नहीं आ सकता जब तक आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है मुल्क में। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी उमर साहब, आपने महंगाई कंट्रोल करनी होती है, आपने अपने एक्सचेंज रेट को इम्पैक्ट करना होता है, वो दोनों तो आप हासिल नहीं कर सके। ठीक है, आपने जिस मकसद के लिए वो स्टेप किया है, वो मकसद अगर आपने हासिल नहीं किया तो आप कामयाब हैं या नाकाम, फेलियर है, सिंपल। तो अगर आपकी एक पॉलिसी फेल हो रही है तो थोड़ा सा आप आउट ऑफ बॉक्स सोचें कि कहाँ पे आप गलत है। जो आपके डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको अचीव नहीं हो रहे। स्टेट बैंक अपनी रिपोर्ट में कह रहा है हिस्टोरिकल हमारी इन्फ्लेशन हुई है, अब भी आई थिंक 30s कुछ में है, और ऑलरेडी फर्दर प्रोजेक्टेड है कि हमने और इंक्रीज़ करना है डॉलर की उड़ान। बिल्कुल आपने जो उसका हर चीज़ उल्टा हो के देख ली है, नहीं रोक सके। ठीक है, जो मर्ज़ी आप कर लें। अच्छा, एक हमने कोई एक मरहूम सा इनिशिएटिव था रोशन डिजिटल, जिससे हमें क्लोज टू बिलियन से ऊपर डॉलर आए थे। ठीक है, जिसके लिए अब हम IMF के सामने हाथ उठा रहे हैं। अब उस मरहूम प्रोग्राम की हमें कोई खबर नहीं आती, देखना चाहिए क्या इश्यूज हुए। इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव था, हमारे अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी स्ट्रेंथ है, अगर हम उनको गालियाँ दे रहे हैं, एलिनेट कर रहे हैं और बदले में हमें उसकी ये इकोनॉमिक कॉस्ट आ रही है, तो हमें उस पर सोचना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अब आपने इस क्वैगमाइर से निकलना कैसे है। जो एक नारा था ना, उसको हकीकत का रूप धारना होगा, पाकिस्तान फर्स्ट। जी जी, कि अपनी अपनी ज़ात, अपनी अपनी अनाओं के खौल से निकल के वाकई पाकिस्तान को फर्स्ट रख के सोचें और वो फैसले लें जो पाकिस्तान के मुफाद में हैं। अभी एक ज़ुबैर उमर साहब का बयान कल आया है कि जी 2022 में जब ये PDM की हुकूमत ने चार्ज लिया तो पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा नहीं था, और हमें पता है कि किस स्टेज पे हमारे डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा था, और हमें IMF के सामने लिटरली लेटना पड़ा कि जो उन्होंने शराइत कही हमें मनोअन माननी पड़ी। तो फिर हमें एनालिसिस करना चाहिए कि हमसे क्या गलत हुआ, और हमें देखना चाहिए अब हमें आगे किस डायरेक्शन में जाना है। में नाको चाने चबुआ है, जिसका बरमला इजहार अवाम का आप देखें ना, हशर अवाम की चीखें निकल गई हैं। लोग 2-2 3-3 नौकरियां करके अपना घर नहीं चला पा रहे। बिजली, अभी हम आपके स्टूडियो में बैठे हैं, ये सर्दियां हैं जी जी, जनवरी में हम बैठे हैं, घंटे बाद बिजली जा रही है, हर घंटे बाद बिजली जा रही है। एनर्जी का बुरा हाल है, गैस ऑलरेडी आपकी नहीं आ रही, पैसे आपके ख़त्म हो गए हैं, पावर प्लांट की आपके पास रिपेयर के लिए नहीं, तेल आप शिपमेंट मंगवा नहीं पा रहे, जो आपको 25 अरब 100 अरब डॉलर की एक्सपेक्टेशन थी वो भी कहीं से मटीरियलाइज नहीं हो रहा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है हमारे अपने लोग, हमारी अपनी कौम। हमारा सबसे बड़ा एसेट उसके अंदर है हमारा यूथ बल्ज, जो टेक्निकली एडवांस है। बिल्कुल दुरुस्त है मेरे भाई ने कि ये हमारी, देखिए इंडिया जैसे आगे गया ना, हम भी जा सकते हैं। ये सर्विसेज सेक्टर, और ये सिर्फ IT नहीं है, IT मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें फाइनेंस है, इसमें अकाउंटिंग है, इसमें टैक्सेशन है, ये सारा वर्क आउटसोर्स होता है और हम लोग उसके लिए तैयार हैं। लेकिन इसको चैनल करें, रिसोर्स दें। बिजली आती नहीं, लोग कैसे काम करेंगे? नहीं उमर साहब, अगर हम 2023 को इस समय दूसरी तरफ से देखें, पाकिस्तान जिस तरह अब निगरान हुकूमत है 2023 में आई है, उसका काम तो नहीं, उसके पास ऑलरेडी कुछ चीज़ होता तो वो मुल्क को आवाम कुछ दे पाती। लेकिन जब साहब हुकूमत कुछ नहीं करके गई तो निगरान हुकूमत कौन सी पॉलिसी बना सकती है? ना वो कानून बना सकती है, ना कोई पॉलिसी बना सकती है। आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। देखें, कौन सा कोई चीज़ बाय द बुक चल रही है। अगर आप बाय द बुक चलाएं तो वो तो 90 दिन की नहीं होती निगरान हुकूमत। 90 दिन तो कब के एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, और आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं बना सकते। मैं तो देखता हूँ हर दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, फॉरेन पॉलिसी पे बात हो रही है, इकनॉमिक पॉलिसी पे बात हो रही है। तो भाई पॉलिसियाँ तो बन रही हैं, 2 में से एक चीज़ कर लें ना। अगर बाय द बुक चल रहे हैं तो बाय द बुक तो नहीं चल रहे। तो फिर अगर बाय द बुक नहीं चल रहे, बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो भी कर लें जो आवाम के लिए ज़रूरी है, आवाम के ज़िंदा रहने के लिए। देखिए, अगर कोई इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, अगर लोगों की क़ुव्वत ख़रीद नहीं होगी, अगर ये आवाम, ये ग़ुलाम यही मर जाएंगे तो हुकूमत किस पे करेंगे? सही कह रहे हैं। अच्छा उमर साहब, FBR जिसकी परफॉर्मेंस इस्लाहात के बारे में सब रोना रोते हैं, 2023 में आप समझते हो कि FBR की तरफ से जिस तरह इनिशिएटिव लिया गया है, फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स रेट भी बढ़ाया गया है, दूसरा 7E भी लाया गया है,
CVT भी लगाई गई, इन सारे इक़दाम को किस तरह देखते हैं? कुछ बेहतरीन देखिए, तरफ मैं हमने कदम रखा। फंडामेंटली ये जो एक रिग्रेसिव मेजर्स है ना डंडे के बेसिस पे करने का, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ये आप कभी भी नहीं कर सकते जी। तरीका ये होता है, आपको एक एतमाद का रिश्ता बनाना होता है रेगुलेटर और आवाम के दरमियान। मैं आपको अयूबी साहब एक अपना वाक़या, चले मैं ऑन एयर सुना देता हूँ, नाम तो नहीं मैं ले सकता, क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। जब मैं शुरू में यूके से आया ना, आई नेवर फॉरगॉट दैट इंसिडेंट। मेरे पास एक साहब आए, बहुत बड़े हमारे मुल्क का बिजनेस थे में, उनका एक टैक्स का नोटिस आया हुआ था और वो उस नोटिस से ज़्यादा अमाउंट लेके आए फ़ी में कि जी मेरा आप ये रिजॉल्व करा दें, ख़त्म करा। मैं कि जी इशू क्या, अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट मुझे देना चाह रहे हैं जाके वह जमा करा दें, आपको तो इवन कॉन्टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं। जी। आप जाके ये जमा कराएं, मैटर ख़त्म। आप क्यों मुझे अपने पैसे ज़ाया कर रहे हैं, ऊपर फीस आप मुझे भी दे रहे हैं और कह रहे हैं, मुस्कुरा के कहते हैं मैंने बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, मुझे पैसे का इशू नहीं है, लेकिन एक दफ़ा मैंने ये कर दिया ना, ये ऐसा बेंचमार्क बनेगा कि मैं बिजनेस नहीं कर सकूँगा। अब मैं ये नहीं कह रहा FPR में हर बंदा ऐसे, ना ये मैं कह रहा हूँ हर जगह, लेकिन ये परसेप्शन है जी। परसेप्शन इज रियलिटी। जो परसेप्शन है वही लोगों की हकीकत है, इसकी वजह से लोग भागते हैं। क्या उतनी कैपेसिटी है? इसका सवाल असल में सवाल आपने दे दिया मुझे। जो साहब अभी वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट आई है, छपी है 2-3 दिन पहले। टैक्स निज़ाम में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो शराफिया है, जिससे टैक्स वसूल ही नहीं किया जाता, जिसकी वजह से गुर्बत का भी खात्मा नहीं हो पाता, महंगाई पे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, टैक्स बेस को भी नहीं बढ़ाया जा सकता। आप इससे कितना इत्फाक करते हैं? साहब देखें, आप जो है ना वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट जो होती है वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ लोकली भी काम कर रहे होते हैं, उनके एक्सपर्ट्स भी होते हैं, और कुछ वो हमारे ही फिगर्स के ऊपर से उनके लोग एनालिसिस करके उसमें से फिगर्स निकालते हैं। इशू ये है कि सर जब तक आपकी विल नहीं होती ना, तो उस वक्त तक आप जो है वो इसी तरह से जो कार्टेल्स हैं या माफियाज हैं या अशरफिया है, उनसे आप जब तक डरते रहते हैं तो फिर आप अपनी पॉलिसी को, लॉ को इम्प्लीमेंट करने में कामयाब नहीं होते। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज तक मैंने कभी किसी टेलीविजन चैनल में बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट बैठते हैं, टैक्स एक्सपर्ट्स भी बैठते हैं, ये नहीं सुना कि अफगान ट्रांजिट की जो पॉलिसी बनती है वो अफगान ट्रांजिट की पॉलिसी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से लिस्ट निकलती है, वो लिस्ट कौन अप्रूव करता है। और अगर अफगानिस्तान के अंदर मिलियंस डॉलर की चॉकलेट खाई जाती है, तो अफगानिस्तान के अंदर अगर $1 मिलियन की आप देखें कि वो लग्जरी आइटम जहाँ जो उसका वहाँ तो सबकी दाढ़ी है, कोई शेव ही नहीं करता, तो वहाँ पे $मिलियंस की जिलेट की शेविंग क्रीम और रेजर्स, और ये तो छोटी सी बात है, ये किसने डलवा दी लिस्टों के अंदर। और फिर आप कहते हैं जी कि स्मगल होके वापस आ जाते हैं और वन ट्रांजिट का माल यहाँ उतर जाता है। तो सर असल बात ये है कि इस मुल्क के अंदर ऐसे कार्टल्स और ऐसे जो है वो ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स मौजूद हैं जो इस स्टेट की रिट से ज़्यादा ताकतवर हैं, और वो अपने जो है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इस मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं और करते चले जा रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपनी टैक्स बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से और हम जो लूप होल्स हैं और वीकनेसेस हैं उसकी निशानदेही करते रहे हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन कानून बनाना ना। दोबारा आपकी तरफ आऊँगा, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन जी। ज़ाहिद अतीक साहब, 2023 याद माजी अजाब है या रब छीन ले मुझसे हाफ़ज़ा मेरा, कुछ भी किया लेकिन उससे सबक हमें सीखना चाहिए। 2024 को हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं माजी को देखते हुए? देखिए यूबी साहब, आपका जो है ना वो बिजनेस प्लान बड़ा क्लियर है। जी। इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए आपको रूल ऑफ लॉ लेके आना पड़ेगा। जी। रूल ऑफ लॉ में मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, उमर ज़ईद भी आते हैं, कोई शक नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने हर सिटीज़न को इन अकॉर्डेंस विद लॉ देखना है और इक्वल देखना है, जब तक हम इस बात की वो नहीं करेंगे, यकीनदनी नहीं करेंगे कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ और सबको लॉ के मुताबिक। दूसरा हमारे यहाँ जो जस्टिस का सिस्टम है, जी, इसको इमीडिएट वॉर फुटिंग पे ठीक होने की ज़रूरत है, इसमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और तीसरा जो है ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस, नेचुरली डायरेक्ट टैक्सेस इस मुल्क का एक जो हमारा GDP के अंदर कंट्रीब्यूशन है आमदन का, उस आमदन के ऊपर टैक्स नहीं आ रहे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करने की यशत ज़रूरत है, और इससे लोगों की ज़िंदगियां आसान होंगी। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक फंडामेंटल है। इसके पूरे हमने जो प्लान्स और जितनी चीज़ें हैं वो FBR को दी हुई हैं। जो रिफॉर्म्स होनी है वो फिनेंस मिनिस्ट्री के पास है, पॉलिसी विंग के पास है, लॉ मिनिस्ट्री के पास है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर चीज़ें हैं।
अगर हम आज इसको करने का इरादा कर लेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये मुल्क एक तरक्की के रास्ते पे बड़ी जल्दी गामज़न हो। जाहिर साहब उसका हमारा एग्रीकल्चर है जिसको हम इकॉनमी हम उसको जीडीपी का देखते हैं, उसका 21% कंट्रीब्यूशन है जी जीडीपी में, लेकिन टैक्स 1% है जी। अगर उसको फोकस कर ले तो अब मैंने आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा पहले भी बताया था कि हमने पंजाब गवर्नमेंट से फिगर्स लिए थे, तो जो पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पिछले साल 2023 में इकट्ठा किया था वो 2 अरब के करीब था, और जो वफाकी हुकूमत ने FBR ने सैलरी, वो गवर्नमेंट सेक्टर के मुलाजम है या प्राइवेट सेक्टर के मुलाजम है, तो जो सैलरी पर टैक्स इकट्ठा किया था वो 400 अरब रुपए था। इसी ने प्रोग्रेस की है। उमर ज़हीर मीर साहब को प्रोग्राम का आखिरी ये पार्ट है, मैं इसमें करंट अकाउंट खसारा है, ट्रेड खसारा है, तजारती जो हमारा खसारा है, वो ये बजट खसारा है, इन जीडीपी हमारे माइनस आप 6% बता रहे हैं वो चली गई है, इन सब चीज़ों को किस तरह हम 2024 में ऊपर ला सकते हैं, बेहतरी इलेक्शन के करवा के ला सकते हैं, वैसे भी कोई हल है इसका? लेकिन 2 हिस्से हैं। अगर तो हम मोटी मोटी बात कर लें ना तो 3 चीज़ें कर लें। एक, इंसाफ का निज़ाम, मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ अपने भाई से, ये हमारी पहले ब्रेक में भी बात हो रही थी, आपने बिल्कुल सही वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के फरमान को कोट किया है। जुल्म नाइंसाफ़ी पे मबनी मुआशरे कायम नहीं रह सकते, कुफ्र पे मबनी रह सकते। तो जुल्म ख़त्म करना होगा, आप इंसाफ देंगे आपके मेजर मसले हल हो जाएंगे। इसके फ़ौरन बाद इंसाफ का ही तकाज़ा है कि जब एक निज़ाम है, एक आप फ्री फेयर इलेक्शन कराएं, लोगों के एतमाद के हामिल नुमाइंदे जब आएंगे तो बहुत सारे आपके और एवेन्यूज़ खुलते हैं, इन्वेस्टमेंट आना शुरू होती है, रोशन डिजिटल में पैसे आना शुरू होते हैं, इन्वेस्टर का एतमाद बहाल होता है, मुल्क आपसे डील करना शुरू होते हैं, आप दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आपस में कनेक्ट होते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आपको एक इकनॉमिक क्लाइमेट क्रिएट करना होगा। देखें अब दुनिया जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की वजह से। पाकिस्तान बदकिस्मती से उन चंद मुल्कों में है जो क्लाइमेट चेंज में बहुत कम हिस्सा डालता है लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासिर है और अपना केस भी नहीं लड़ सकता। दुनिया तो अब ग्रीन कंपनसेशन पे आ गई है कि जिन ममालिक पे इम्पेक्ट आ रहा है, इतना हमारा फ्लड हुआ और एक कॉन्फ्रेंस हुई, पता नहीं कितने 100 अरब के प्लेजेस हुए, हमारा नुकसान कितना हुआ है, 100 अरब के प्लेज हुए थे। याद है आपने एक प्रोग्राम किया था, मैंने आपको तब कहा था, वो अगर हो रिकॉर्डिंग प्लीज़ इसमें चलाइएगा, मैंने आपको तब कहा था ये प्लेज हैं, इसका अगर 5-10% भी आ गया ना तो मैं इन्हें मुबारकबाद दूंगा, और 5-10 छोड़ें 1% भी नहीं आया, 1 रुपया नहीं। और जो आया भी था वो भी मार्केटों में 2-3 उसकी वजह होती हैं। एक चीज़ क्या है यूबी साहब कि आप अपना मुकदमा सही तरह नहीं लड़ रहे, दूसरा आपका इमेज तबाह हो जाता है ग्लोबली जब आप ये इस तरह की रिग्रेसिव मेजर्स मुल्क के अंदर कर रहे हैं, लोगों को एक तासुर जा रहा है, फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हो रहे, दूसरी चीज़ें हो रही हैं, जो मर्ज़ी हम बात कर लें, दुनिया ग्लोबल विलेज है, कोई बच्चा नहीं है, हर एक को नज़र आ रहा है, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है, किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है, किसी पार्टी की बात नहीं है, मुल्क की बात है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, ये ख़त्म करना होगा। और इसमें इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देखें, आपको बिल्कुल सही आपकी कन्वर्सेशन चल रही थी, रेट बढ़ा के या महंगाई की वजह से अगर कलेक्शन बढ़ गई उस पर आप तालियां बजाएं, चलें ठीक है वो आपने किया, लेकिन ये आपकी हकीकी रियल ग्रोथ नहीं है। आपकी रियल ग्रोथ तब होगी जब आप टैक्स की बेस बढ़ा रहे हैं, जब आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, जब आप एक एतमाद का रिश्ता ला रहे हैं। वो कब होगा? आप सब्जेक्टिव पावर कम करें, लोगों का एतमाद बहाल करें, यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट लेके आएँ, टैक्स लॉज ईज करें, और जो बेस आप बढ़ाएंगे उनको इंसेंटिवाइज करें। ये पैसा आपके पास वापस आएगा, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाएं, उसमें अकाउंटेबिलिटी लाएं। और इसमें मैं एक मजलूम लोगों का मुकदमा कर दूं जिन बेचारों के ख़िलाफ़ ही बात होती है, कोई उनकी बात नहीं करते। FBR वालों के भी हज़ार मसाइल हैं, अंडर स्टाफ है, कैपेसिटी का इशू है, उनकी अपनी प्रमोशन के मसले होते हैं, कंपनसेशन नहीं होती, जो उनको निज़ाम एक ज़ालमाना बना के दिया है, सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया के ऊपर उनकी ये भी है, और सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया पे यूबी साहब उनकी इवैल्यूएशन होती है, कलेक्शन। तो आप इस निज़ाम में बैठे होंगे, क्या करेंगे? वही करेंगे जो वो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इंडिविजुअल या उस तरह नहीं कर सकते, आपको ये सिस्टम चेंज करना होगा, और सिस्टम चेंज करें तो कोई मसला नहीं है। जितने हम ब्लेस्ड हैं ना यूबी साहब, हर तरह की रिसोर्स हमारे पास है, यूथ बल हमारे पास है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आज FBR के कमिश्नर LTO कराची से, वो कह रहे हैं महंगाई की शरह कम हो रही है, शरह सूद को हम कम करने वाले हैं। कि महंगाई से, शरह सूद से FBR का क्या काम है? देखिए, हर इदारा अपनी डोमेन में काम करेगा तो बेहतर होगा। बात वही जो मैंने आपको पहले कही है कि जब एक सिस्टम ये होगा ना, एक निज़ाम ये होगा,
तो उस निज़ाम के अंदर जो भी मजबूर कुल पुर्जे हैं वो उस निज़ाम के मुताबिक चलेंगे। आप अपनी गाड़ी का सत्यानाश करना चाहते हैं ना, उसके अंदर उल्टा कोई निज़ाम लगा दें तो वो पुर्जे उसके मुताबिक चलेंगे, इवेंचुअली वो खुद भी तबाह होंगे, गाड़ी भी खुदा ना खास्ता बर्बाद होगी। सही कह तो आपको बर वक्त ये देखना होगा कि उसका आपने निज़ाम सही करना है। जब आप निज़ाम सही करेंगे, वो पुर्जे तो उसी निज़ाम के मुताबिक चल रहे हैं, वो एक आप अफसर की बात कर रहे हैं, उस बेचारे की क्या मजाल है। ठीक है, जो डायरेक्शंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, जो पॉलिसी है, जो सिस्टम है, उसने उसके मुताबिक चलना है। नहीं चलना तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। अच्छा, ये लोगों की कलेक्टिव विल है और पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है। मैं जो बात कर रहा था आपके सवाल से पहले, जितना हम ब्लेस्ड हैं, आप देखें कौन सी चीज़ नहीं है हमारे पास। लोगों के पास 4 मौसम होते हैं, नहीं हमारे पास है। फर्टाइल लैंड्स हैं। अब टूरिज़म की बात करें, हमारे पास किस तरह दुनिया के टॉप पहाड़ियों में से बेशतर हमारे पास है। नॉर्दर्न एरिया आप हमारा देख लें, स्विट्ज़रलैंड से कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, पॉलिसीज़ आप अपनी सही करें। यूथ बल्ज हाईली ट्रेंड और मोटिवेटेड है, उसको आप यूज़ करें। आपके पास कमाने वाले ज़्यादा हैं, खाने वाले कम हैं। लोगों का तो मसला ये है, उनकी एजिंग पॉपुलेशन है। अगर अल्लाह ने आपको हर चीज़ दी है और आप कसम खा के बैठे हैं कि मैंने इस्तेमाल नहीं करना, बेड़ा गर्क करना है, तो फिर कोई ज़िम्मेदार नहीं है सिवाय आपके। अब इसको कंक्लूड करते हुए ये चीज़ें कैसे होंगी? कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आपको करना है। अपने जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करना है, फ्री फेयर इलेक्शन कराने हैं लोगों के विल के मुताबिक, अपनी ज़ात के दायरों से सबने बाहर निकलना है, माजी भूल के आगे चलें। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, इंसाफ का तकाजा है, अकाउंटेबिलिटी बहरहाल आपको करनी है। आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई करप्शन के केसेस हैं वो नहीं, आप बात करें मुल्क लूट है वो नहीं। वो क्यों ज़रूरी होता है कि जब प्रेसिडेंट बन जाता है ना, रिकवरी तो खैर होती ही होती है, उससे ज़्यादा है कि आगे फिर कोई खौफ से नहीं करता। हम वो बात कर रहे थे बरतानिया में कानून की अमलदारी, हमें शौक ज़्यादा है कि हम 200 साल गुलाम रहे हैं, हम उनकी बड़ी मिसालें देते हैं। वहाँ पे कानून की अमलदारी क्या है यूबी साहब, कि वहाँ पे अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा एक वायलेशन में पकड़ा जाता है, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का, जी, तो जज कहता है बेटा इसकी सजा कम है, लेकिन क्योंकि तुम प्राइम मिनिस्टर के हो तुम्हें मैं मैक्सिमम दूंगा, आवाम को रिलीफ दे सके। उमर ज़हीर में साहब आपको बहुत शुक्रिया। जाहिद अतीक चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान में हर चीज़ मौजूद है, वसाइल मौजूद है। दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है। अगर इसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी जाएँ तो ये मुल्क सर्वाइवल कर सकता है, जितना अल्लाह ताला ने इस मुल्क को दिया हुआ है। सिर्फ सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, इंसाफ करने की ज़रूरत है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने वीडियो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।